प्यारे बच्चों, आज हम शिक्षा निदेशालय की 32वीं वर्कशीट को समझेंगे। यह सामाजिक विज्ञान की पुस्तक लोकतांत्रिक राजनीति के पाठ 3 चुनावी राजनीति से लिया गया है। इससे वर्कशीट को करने से पहले आप यहाँ पर अपना नाम और शिक्षक का नाम लिखेंगे। आइए समझते हैं क्या है इस वर्कशीट में। इस वर्कशीट में हमारे देश की चुनावी प्रणाली को समझाया गया है, क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है और लोकतांत्रिक देश में चुनाव बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो इसलिए इसमें हम चुनावी प्रणाली को समझेंगे कि भारत में जो चुनावी प्रणाली है वो किस प्रकार की है, चुनाव के क्या क्या पहलू हैं। सबसे पहले बताया गया इसमें चुनाव कितने प्रकार के होते हैं। जैसे मुख्य रूप से यहाँ पे चुनाव जो हैं 2 प्रकार के बताए गए हैं, आम चुनाव, उपचुनाव। आम चुनाव को सबसे पहले हम समझते हैं। आम चुनाव हमारे देश में, भारत में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हर 5 साल बाद होते हैं। 5 साल के बाद लोकसभा और विधानसभाएं भंग हो जाती हैं, यानी कि हमारे हर 5 साल बाद जो हैं चुनाव होते हैं और एक विधानसभा या लोकसभा बनती है। उसके सदस्य जो हैं वो चुनकर, कुछ सदस्य जो है, जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उसके सदस्य संसद में जाकर बैठते हैं। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो उसके सदस्य राज्यों की जो विधानसभाएं हैं उसमें जाकर बैठते हैं। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं ये पूरे देश के लिए कानून बनाते हैं और पूरे देश से चुन कर आते हैं। विधानसभा के जो सदस्य होते हैं ये किसी एक विशेष राज्य में उनका चुनाव होता है और वहीं की विधानसभा में बैठते हैं और उसी राज्य के लिए कानून बनाते हैं। जैसे दिल्ली की विधानसभा के लिए अलग से चुनाव होते हैं, वैसे उत्तर प्रदेश के लिए होते हैं, बिहार के लिए होते हैं। अभी जैसे कि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, वहाँ पे चुनाव प्रचार चल रहा है, तो वहाँ जब जो सदस्य चुनाव जीतेंगे वो विधानसभा में जाएंगे। आइए आगे समझते हैं। सभी चुनाव क्षेत्रों में एक ही दिन या छोटे छोटे अंतराल में अलग अलग दिन चुनाव होते हैं। इसे हम आम चुनाव कहते हैं, यानी कि हर 5 साल बाद जब चुनाव होते हैं तो उन्हें हम आम चुनाव कहते हैं। एक है उपचुनाव। जब कोई क्षेत्र किसी सदस्य की मृत्यु या इस्तीफे से खाली हो जाता है, यानी कि हमने किसी नेता को चुना और वो नेता जो है चुनकर हमने उसे विधानसभा में या लोकसभा में चुनकर भेज दिया, लेकिन किसी कारणवश उसने इस्तीफा दे दिया या उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो सीट खाली हो गई। अब जब उस सीट खाली हो गई तो उसके लिए जो चुनाव होते हैं उसे उपचुनाव कहा जाता है। इसके अलावा एक अन्य और चुनाव है जिसे कहते हैं मध्यवर्ती चुनाव, यानी कि वो क्या होता है कि वैसे तो चुनाव 5 साल बाद होते हैं, लेकिन किसी कारणवश जब चुनाव जो है 5 साल से पहले ही लोकसभा या विधानसभा भंग हो जाती है, तब चुनाव होते हैं, जिन्हें मध्यवर्ती चुनाव भी कहा जाता है। जैसे कि दिल्ली में हुआ था कि सबसे पहले जब चुनाव हुए तो अरविंद केजरीवाल की सरकार बनी थी, लेकिन कुछ ही दिनों बाद पूरी जो है विधानसभा ने उसको बहुमत ना मिलने के कारण इस्तीफा देना पड़ गया था और फिर से चुनाव हुए थे। पूरे 5 साल का जो टर्म होता है वो पूरा नहीं कर पाई थी, तो उसे हम मध्यवर्ती चुनाव कहते हैं। चलो आगे हम इसी वर्कशीट को और समझते हैं। चुनाव क्षेत्र क्या होता है कि जो
इलेक्शन कमीशन है, यानी कि चुनाव आयोग है, वो चुनाव आयोग पूरे देश को अनेक क्षेत्रों में बांट देता है। चुनाव की दृष्टि से, चुनाव करवाने के उद्देश्य से वो उसे अनेक क्षेत्रों में बांट देता है, जिसे निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। एक क्षेत्र में रहने वाले मतदाता अपने प्रतिनिधि का चुनाव करते हैं। यहाँ लोकसभा चुनाव क्षेत्र में चुने गए प्रतिनिधि को सांसद कहते हैं कि लोकसभा का जब चुनाव होता है, जब चुनाव जो है संसद के सदस्यों के लिए चुनाव होता है, यानी कि लोकसभा के चुनाव होता है, तो उन्हें सांसद कहते हैं। जब राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचन होता है तो उन्हें विधायक कहते हैं। जैसे दिल्ली को 7 संसदीय क्षेत्रों में बांटा गया है, यानी कि जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो पूरी दिल्ली को 7 भागों में बांटा जाता है। उसी तरह से जब राज्यों की विधानसभाओं के, यानी दिल्ली की विधानसभा का जब चुनाव होता है तो उन्हें 70 भागों में बांटा जाता है। तो इस तरीके से लोकसभा चुनाव और राज्यसभा चुनाव में थोड़ा अंतर भी है। लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो सांसद कहलाते हैं, और राज्यसभाओं के जो सदस्य होते हैं उन्हें विधानसभा सदस्य यानी विधायक कहा जाता है। वार्ड, इसी प्रकार पंचायतों और नगर पालिकाओं को भी छोटे छोटे चुनाव क्षेत्रों में बांटा जाता है, जिसे वार्ड कहा जाता है। निर्वाचन क्षेत्र को कई बार सीट भी कहा जाता है। आरक्षित क्षेत्र, आरक्षित क्षेत्र क्या होता है कि कुछ कमज़ोर समझे जाने वाले समूहों के लिए चुनाव लड़ने और जीतने लायक जरूरी संसाधन, यानी कि पैसा, शिक्षा और संपर्क नहीं कर पाते हैं, जिसके कारण वो देश की आबादी में के एक बड़े हिस्से की आवाज़ संसद और विधानसभाओं तक नहीं पहुंचा पाते हैं। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने कमज़ोर वर्गों के लिए आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की विशेष व्यवस्था सोची। इसके तहत उस आरक्षित क्षेत्र में सिर्फ अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, यानी कि ST जो के कम्युनिटी के जो लोग हैं वही चुनाव लड़ सकते हैं। इसे हम आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। मतदाता सूची, यानी कि वोटर लिस्ट। हम कहते हैं कि किस किस का नाम जो है वोटर लिस्ट में है या नहीं है। वोटर लिस्ट, जिस व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में होता है वही वोट डाल पाता है। हमारे देश में 18 वर्ष और उससे ऊपर उम्र के सभी नागरिकों को चुनाव में बिना किसी भेदभाव के वोट डालने का अधिकार है। वोट डालने के लिए मतदाता सूची में, यानी कि वोटर लिस्ट में नाम होना जरूरी है। मतदाता सूची में नाम होने के पर वोटर आई कार्ड प्राप्त होता है। वोटर आई कार्ड आपने देखा भी होगा। वोट देने जाते समय मतदाता को वोटर आई कार्ड या अन्य पहचान पत्र लेके साथ जाना होता है, लेकिन वो पहचान पत्र लेके जाए वो उस तभी वोट डाल पाता है जब उसका वोटर लिस्ट में नाम हो। इसलिए वोटर लिस्ट यानी मतदाता सूची बहुत ही महत्वपूर्ण दस्तावेज है। किसी एक व्यक्ति का एक ही वोटर लिस्ट में नाम हो सकता है। ये नहीं कि आपका किसी और जगह भी नाम हो सकता है। एक ही जगह नाम होगा और उसी क्षेत्र में वो वोट डाल पाएंगे। अब आते हैं उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि जो नेता चुनाव में खड़े होते हैं उनका नामांकन कैसे होता है, किस तरीके से वो चुनाव में खड़े होते हैं। देश में राजनीतिक दल अपने अपने उम्मीदवारों को मनोनीत करते हैं। मनोनीत करते हैं मतलब कि कई सारी पार्टियां हैं, जैसे कि आम आदमी पार्टी, बीजेपी, कांग्रेस, बहुजन समाज पार्टी, बहुत सारी ऐसी पार्टियां, क्षेत्रीय दल भी हैं।
अब ये पार्टी अपने जो सदस्य होते हैं उनको अपना समर्थन देती है, उनको अपना चुनाव चिन्ह देती है। इसे ही आम भाषा में कहा जाता है टिकट, चुनाव लड़ने का टिकट। यानी कि जब कोई पार्टी अपने सदस्यों को चुनाव लड़ने के लिए अनुमति दे देती है उसे ही टिकट कहा जाता है, और अपनी पार्टी की तरफ से वो उसका फॉर्म भरवाती है जिसे उम्मीदवारों का नामांकन कहते हैं। चुनाव लड़ने के इच्छुक यानी जो चुनाव लड़ने की इच्छा रखने वाले हैं, हर व्यक्ति को नामांकन पत्र भरना पड़ता है, एक फॉर्म भरना पड़ता है चुनाव लड़ने के लिए, जिसमें उम्मीदवार अपने खिलाफ चल रहे आपराधिक मामलों और संपत्ति, शैक्षिक योग्यता आदि का ब्यौरा देता है। यानी कि उसमें वो बताता है कि उस पर कोई आपराधिक मामला, क्रिमिनल केस तो नहीं चल रहा, या उसकी संपत्ति कितनी है, वो कितना पढ़ा लिखा है, ये उसे बताना पड़ता है। जब जाके उम्मीदवार की नामांकन प्रक्रिया पूरी होती है। अब सारी जब प्रक्रिया पूरी होती है तब आती है चुनाव की बारी, यानी मतदान, और फिर उसके बाद मतगणना यानी कि वोटों की गिनती। तो मतदान केंद्र पर मतदाता अपना वोट अपनी पसंद के उम्मीदवार को देता है, जिसको पसंद करता है उस पार्टी के सदस्य को वो वोट दे देता है। मतदान हो जाने के बाद वोटिंग मशीनों को सील करके सुरक्षित जगह पर पहुंचा दिया जाता है, और एक पहले से तय दिन के अनुसार उन सभी मशीनों को खोलकर मतों की गिनती, यानी कि किसको कितने वोट मिले हैं उसकी गिनती होती है। बहुत ही सावधानी पूर्वक और बहुत ही पारदर्शिता यानी अपनाया जाता है इसके अंदर। यहाँ सभी दलों के एजेंट मौजूद होते हैं, यानी कि जो पार्टी है वो अपने व्यक्ति को वहाँ पर खड़ा करके रखते हैं कि कहीं कोई गड़बड़ी ना हो, जिससे मतदान निष्पक्ष ढंग से हो सके। किसी चुनाव क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत पाने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित कर दिया जाता है, यानी जिस व्यक्ति को उस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा मत मिलते हैं उसे विजयी घोषित कर दिया जाता है। इसके बाद आपके सामने कुछ प्रश्न हैं, जैसे आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। तो आप वर्कशीट को सही से पढ़ेंगे और आपको पता चल जाएगा कि आम चुनाव और उपचुनाव में क्या अंतर है। सांसद और विधायक में क्या अंतर है। मतदाता सूची से आप क्या समझते हैं। और चौथा है, आपके अनुसार चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार में क्या योग्यताएं होनी चाहिए, यानी कि जो चुनाव लड़ते हैं नेता, उसमें क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए जिससे कि हम उनका चुनाव सही ढंग से कर सकें। वो पढ़ा लिखा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसे क्या क्या ज्ञान होना चाहिए, इस तरह की विशेष योग्यताएं जो हैं आप बताएंगे इसके अंदर। आशा करता हूँ कि आपको ये वर्कशीट जो है समझ आई होगी। अगर आपको फिर भी कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी समस्या को दूर कर सकूँ, समझा सकूँ। धन्यवाद।